नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात दिल्ली की। दिल्ली के अधिकारों को लेकर यहां पर लड़ाई जारी रही है। स्थानीय सरकार, एलजी और केंद्र के बीच में टकराव इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अधिकारों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। एलजी के पास किन मसलों पर वीटो की ताकत है, केंद्र के पास कौन से विभाग हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यों वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण ने फैसला दिया है कि एसीबी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, कमीशन ऑफ इंक्वायरी केंद्र के पास होंगे और सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर दोनों जजों की राय अलग अलग है और इसीलिए अब इस मामले को 3 जजों की पीठ को भेजा जाएगा। फैसले के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। रेवेन्यू पर एलजी की सहमति लेनी होगी। बिजली मामले में डायरेक्टर की नियुक्ति सीएम यानी मुख्यमंत्री के पास होगी। तो समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद क्या दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई अब थम जाएगी और इन अधिकारों के साथ जो दायरा है क्या वो बंद जाएगा और एक चुनी हुई सरकार जो कि मांग कर रही थी कि उसके काम करने में दिक्कत है, क्या वो उन अधिकारों के साथ काम कर पाएगी। समझेंगे अपने खास मेहमानों का जरिए। हमारे साथ कनु अग्रवाल हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत है कनु आपका। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत करूं आपसे, जो आज का ये फैसला है, हालांकि एक मसला जो ट्रांसफर यानी कि सर्विसेज को लेकर है, उसमें अभी भी दोनों जो जज थे उनकी राय अलग अलग थी। ओवरऑल अगर जो 6 बड़ी बातें थी यानी कि 6 अहम बिंदु थे जिन पर यह फैसला आना था, क्या क्लैरिटी आई अब? देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है वो जजमेंट पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है। तो किसी भी संवैधानिक इशू पे और खासकर जो बारीकियां हैं इस जजमेंट की, वो मैं आपको तभी क्लैरिफाई कर सकता हूँ जब ये जजमेंट बाहर आई। हम जितना जानते हैं, जैसा आपने क्लैरिफाई करा किन इश्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, बिल्कुल सही करा है। हम उतना ही जानते हैं जितना सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। जहाँ तक स्थिरता की बात है, एलजी के रिलेशन और स्थानीय सरकार की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आई थिंक ये जो इशू है कॉन्स्टिट्यूशनली अभी थोड़ा और लड़ा जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि सर्विसेज के इशू पे अभी भी दोनों जजेस में असहमति है और लार्जर बेंच पे इशू जाएगा। तो ये लड़ाई अभी धीरे धीरे चलती रहेगी। अंग्रेजी में एक फ्रेज है जो बार बार हमारे जजमेंट्स में भी यूज होता है, दैट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद द ट्रैपिंग्स ऑफ अ स्टेट। तो ये जो रिश्ता है दिल्ली का बाकी देश से, ये धीरे धीरे करके इवॉल्व करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम ये देखेंगे कि आगे और इस इशू पे जजमेंट्स आएंगे। किसी की भी सरकार हो केंद्र में, यदि केंद्र में और स्थानीय सरकार अलग पॉलिटिकल पार्टी की है या सेम पॉलिटिकल पार्टी की है, ये जो टकराव है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के स्थानीय सरकार के चीफ मिनिस्टर का, मेरे मायने में ये तकरार अभी आगे चलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो सबसे बड़ी चीज़ जो डिमांड थी, मैं कहूँ कि स्थानीय सरकार की रही है जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जांच को लेकर, एसीबी को लेकर, और क्या जिस तरीके से आज ये फैसला है, मोटे तौर पर जो बातें बाहर आई हैं, दिल्ली सरकार के लिए एक बार फिर झटका है। झटका आप उसे किस तरीके से देखेंगे? मैं उसे संविधान के रूप में देखूंगा। संविधान ये कहता है कि दिल्ली का जो स्थान है वो एक स्पेशल स्थान है क्योंकि राजधानी है। ये जो परेशानी है किसी भी राजधानी की, किसी भी देश में लोकल गवर्नमेंट की जो परेशानी है, ये दूसरी जगहों पे भी आती है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो इवन इन वॉशिंगटन ये बड़ा ही एक पेचीदा इशू होता है कि राजधानी का कंट्रोल लोकल लेवल पे किस सरकार को दिया जाए, केंद्र की सरकार को दिया जाए कि स्थानीय सरकार को दिया जाए। दिल्ली की सरकार इस जजमेंट को किस तरीके से लेती है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, बट मेरा ये मानना है कि मोटे तौर पे, क्योंकि मैंने जजमेंट पूरी नहीं पढ़ी है, मोटे तौर पे ये जजमेंट एकदम ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पोजीशन ली है, यही पोजीशन स्टेट केंद्र सरकार की हमेशा से रही। रामकृपाल जी, पहले से मामला साफ जरूर हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म हो जाएगी या अधिकारों को लेकर जो अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मुख्यमंत्री की ओर से और जो उन्होंने बातें कही, उससे साफ लग रहा है कि ये और आगे बढ़ती दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर सिर्फ मैं कहूँ सर्विसेज को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मैं ये कहूँ कि ये लड़ाई लीगल, ईमानदारी से लीगल लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि संविधान वही है। इसके पहले भी यहाँ सरकारें रही हैं और ऐसा बहुत कम हुआ है कि केंद्र में और दिल्ली में जो सरकारें हों एक ही पार्टी की हों, ऐसा नहीं रहा है।
जब शीला दीक्षित थी तो वाजपेयी जी थे, और देखिए, और जब बीजेपी की सरकारें यहाँ दिल्ली में रही हैं तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सब कुछ चलता रहा है। देखिए, ये इलेक्शन के पहले भी इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें नियम वही हैं, कानून वही हैं, सब कुछ वही था, फिर कन्फ्रंटेशन किस बात का हो गया? ये सबको मालूम है कि दिल्ली की तुलना बाकी राज्यों से नहीं की जा सकती। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें एक सीमित स्वायत्तता राज्य दिल्ली विधानसभा को दी गई है। ये पहले से नियम है, बाकायदा चला आ रहा है। ये स्ट्रेटजी की हम जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी आपको मालूम था कि आपके अधिकार सीमित हैं। आपके अधिकार आप अपने राज्य की तुलना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा से नहीं कर सकते। ये सबको मालूम है, पहले से चला आ रहा है। लेकिन ये जो तरीका होता है, ये एक पॉलिटिकल बात ये उठती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वो एक पॉलिटिकल लड़ाई है। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद सोचें कि अब तो हम चूंकि आ गए हैं और जनता ने हमें चुन लिया है, इसलिए अब हम बिहेव जो करेंगे वो पूर्ण राज्य की तरह हमको सब अधिकार मिले। तो मैं कहूँगा कि सारी लड़ाई ये पॉलिटिकल लड़ाई थी। आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें बहुत साफ साफ सारी चीज़ें वो जो मांग रहे थे केजरीवाल, वो मना कर दी गई हैं। वो सब कुछ वही है जो पहले चल रहा था। सिर्फ एक चीज़ पर जिसको आप असहमति कह रहे हैं, उसमें भी देखिए क्या पॉइंट है। एक जज कह रहा है कि आधी चीज़ें राज्य सरकार को चली जाएं, दूसरा जज जो डिसेंडिंग ओपिनियन है जो है वो कह रहे नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार को भी नहीं दिया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कि 6 मांगे थी, उसमें से 5.5 जो हैं वो तो केंद्र की मान ली गई हैं, एक तरह केंद्र के पक्ष में ही है। अब उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आप खुद देख सकते हैं कि भाई ये देश है, इस देश में इसी संविधान के तहत तमाम तरह की सरकारों ने काम किया है। केंद्र में दूसरी सरकार रहती थी, राज्य में दूसरी रहती थी, सबने चलाया है। आज अचानक दिक्कत क्यों आ रही है? ये सारी की सारी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है। कोई कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कोई कहेगा हम कैग को नहीं मानते। आज ये हो जाएगा कि हम ये जो फैसला आया है दिल्ली सरकार के बारे में उसको हम नहीं मानते उसको। तो मेरा कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। ईमानदारी की बात यह है, कोर्ट अल्टीमेटली जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप अपने मामले में जज तो नहीं हो सकते ना, वन कांट बी जज इन हिज ओन कॉज। तो जब आप गए हैं तो जाहिर सी बात है जो भी फैसला हो उसको आपको मानना होगा। ये तो नहीं हो सकता है ना कि मैं जो चाह रहा हूं वही एग्जैक्टली सुनाइए आप। तो ये जो आज की तारीख है बहुत दुखद है। जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, कल कैग का आया था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का, जो भी रहा हो। दिल्ली सरकार में जिस तरीके से बयान आए हैं, 2 चीज़ें। उनका ये कहना कि जब दिल्ली में चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर अगर कुछ नहीं होता तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाती है, जबकि अधिकारों को लेकर हमें अधिकार देने को कोई तैयार नहीं है। और इवन एलजी तक पर भी वो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो मामले एलजी हमारी सहमत के साथ कर सकते थे वहां पर वो हमारे खिलाफ खड़े होते दिखते हैं। देखिए, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, इनके समय में जो अधिकार दिल्ली के सरकार के थे वही अधिकार आज भी दिल्ली सरकार के हैं। उन चारों लोगों का कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, जबकि सरकारें अलग अलग थी, केंद्र में अलग सरकार थी। आप देखिए शीला दीक्षित जब तक रही हैं, हमें वो शीला दीक्षित भी रही हैं, साहब सिंह वर्मा रहे हैं, अलग अलग सरकारें रही हैं। वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है दिल्ली में, और दिल्ली में सब कुछ चलता रहा है। तो मेरा कहना है कि अचानक क्या हो गया? अचानक कोई परिवर्तन हो गया, संविधान में कोई संशोधन किया गया। दिल्ली सरकार का जो भी गठन है यहाँ का, वो एक संविधान के तहत किसी आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत है ना, तो उसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया है, कोई भी नई चीज़ की गई। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उनकी कोई गलत है, वो है पॉलिटिकल लड़ाई है। जिस दिन आप केंद्र में आ जाइए या केंद्र में आप इतना जो है सारे सांसदों को कहिए कि वो पूरा संविधान में संशोधन करते हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। सवाल है ये तो एक आपकी अलग लड़ाई है ना पॉलिटिकल, उसको कोर्ट तो नहीं करेगी, कोर्ट से फैसला तो हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने वही किया है जो संविधान, कोर्ट जो है वो संविधान की व्याख्या करती है। जब तक कोई बहुत ज़रूरत, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं आ जाए जब लगे कि हाँ बहुत संकट है, तब तक कोर्ट अपनी सीमाएं समझती है। ओके।
कनु, जो संवैधानिक तौर पर जब दिल्ली राज की बात हुई और जो संविधान संशोधन हुआ 1991 में जी, किस तरीके से जो अधिकार दिए गए, बांटे गए, उस वक्त वो क्या उसका अगर थोड़ा सा आप समझा पाएं क्लॉज के हिसाब से, और अलग अलग जो क्षेत्र दिए गए कि कौन सा राज्य सरकार के पास रहेगा, क्यों रहेगा, एलजी का वीटो कहाँ पर होगा और केंद्र कहाँ पर अपना वीटो रखेगा। जहाँ तक संविधान का सवाल उठता है, किस क्षेत्र में स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार का क्या रिश्ता होगा, संविधान ये चीज़ नहीं कहता है। संविधान आर्टिकल 239 AA में 2 स्टेप प्रोवाइड करता है। फर्स्ट स्टेप में संविधान ये कहता है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्थानीय सरकार के जो मंत्री हैं उनकी एड और एडवाइस से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने कार्य प्रणाली को चलाना है। एड और एडवाइस जो शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और जगह पे यूज किया गया है। वो है जब आप गवर्नर का चीफ मिनिस्टर के साथ रिश्ता बताते हैं और जब आप प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर के साथ रिश्ता बताते हैं। तो एड और एडवाइस का एक कानूनी तौर पे, एक संवैधानिक तौर पे एक अलग जूरिस्प्रूडेंस है जो शायद जो स्थानीय सरकार है उसको पावर देने की तरफ संविधान के रूप से रुख देता है आपको। उसके उस प्रोविजन के बाद जो 239 AA के क्लॉज 4 का सेकंड प्रोविजो है वो ये कहता है, जो ये प्रोविजो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पे अप्लाई नहीं करता है, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली पे अप्लाई करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर रहेगी दैट ही कैन रेफर एनी मैटर टू द प्रेसिडेंट, एनी मैटर ऑफ गवर्नेंस ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली से रिलेटेड कोई भी मैटर को वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट का जो व्यू होगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे केंद्र सरकार को रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रेसिडेंट का व्यू होगा वो दिल्ली की सरकार, स्थानीय सरकार के ऊपर प्रिवेल करेगा। इन दोनों प्रोविजंस का एक तरफ वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर है, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट का एक तरीके से वीटो है। इसको हम संवैधानिक रूप पे जिसको जो चीज कहते हैं कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जरूरी है, कि दोनों को एक बैलेंस्ड प्रकार से हमको संविधान के मूल सिद्धांतों के हिसाब से इंटरप्रेट करना जरूरी है। इसके पहले संवैधानिक पीठ में ये मामला गया था। संविधान की पीठ ने ये बोला था कि एनी मैटर, जो प्रोविजो का एनी मैटर है, दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या क्या चीजें प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सारी चीजें प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट हिमसेल्फ बिकम अ मोनार्क, वो सारी चीजें प्रेसिडेंट को रेफर नहीं कर सकते। उसके बाद ये मामला 2 जजेस की बेंच के सामने आया, जहां पे 2 जजेस ने, क्योंकि ये इश्यूज फ्रेम करे गए कि आपने जो सवाल पूछा कि क्या डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज, वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये सारी चीजें किन लोगों के पास पावर होगी, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वीटो होगा या स्टेट सरकार, स्थानीय सरकार के पास वीटो होगा। उसके बाद ये जजमेंट आया है। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ा पेचीदा इशू है और इसमें अभी और क्लैरिटी की, एटलीस्ट संविधान के रूप में और क्लैरिटी और स्थिरता की जरूरत है। मैं उसके ग्रे एरियाज पर भी आऊँगा कि क्यों बार बार ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है। हमारे साथ रंजन मुखर्जी साहब हैं, फॉर्मर OSD to LG, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से पूरा मसला है और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो आज फैसला सुनाया है, 2 चीज़ें जो सवाल बार बार उठते हैं, रामगोपाल जी भी कह रहे थे कि सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन आखिर ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी क्यों है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक है या वाकई दिल्ली में जो भी चुनी सरकार है अगर उसके पास ये अधिकार नहीं है, जो कि वो दावा किया जा रहा है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, इसमें हकीकत कितनी है? ये बेसिक इशू ये है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। एंड 1991 में बाय द 69th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने इनको आधा राज्य का दर्जा दिया। बेसिक प्रॉब्लम यही शुरू होती है। नोवेयर इन द वर्ल्ड कहीं पे भी जो स्टेट कैपिटल्स, कंट्री के कैपिटल्स होते हैं, वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। उसके बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, पब्लिक ऑर्डर। इसीलिए इस अमेंडमेंट के तहत भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा गया है, जो LG के द्वारा उसको गवर्न करते हैं। हम लोग जब थे, ऐसा कोई संघात कभी भी इसको अवॉइडेबल, क्योंकि ये सरकार कहती है कि अगर ये सब कुछ अधिकार ही नहीं है तो फिर हमारे चुने जाने का मतलब क्या है? ये सरकार, देखिए, ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दो। दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट एज आई वाज हियरिंग माय अदर फ्रेंड्स स्पीकिंग, तो उसमें आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो ये है
वो डिवाइडेड है, दैट्स व्हाई इट माइट गो टू अ हायर बेंच। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एट दिस जंक्चर इस पर्टिकुलर चीज पे चर्चा भी ये असामयिक है, इन द सेंस दैट अभी तो वेट एंड वॉच करना होगा। मैक्रो लेवल पे सब कुछ सही आज तक चल रहा था। जब माइक्रो इश्यूज आ जाते हैं कि भाई अच्छा आपका एंटी करप्शन इनके पास होगा तो सर्विसेज किसके पास होगा, तो सर्विसेज भी इनके पास होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ें जो है जब तक सीरियस ढंग से माइक्रो लेवल पे डिसाइडेड नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक ये यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये कि फिर इससे पहले क्या ऐसे रास्ते थे जिसके जरिए स्थानीय सरकारों ने अपने कर्तव्य को निभाया, कामकाज को भी किया और काम होते भी रहे? और अगर मैं कहूं शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि शीला दीक्षित ने कई बार कहा था कि वो पूर्ण राज्य के पक्ष में है, अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन वो भी इस तरह की मांग उठाती रही थी कि काम करने में कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि आप जुड़े रहे एलजी ऑफिस के साथ में। क्या वाकई ऐसा कोई रूट हमारे याददाश्त में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि कामकाज में मेरे समझते नहीं हुआ है। इसी देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि सहिष्णुता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इम्पेशेंट होंगे, हमारे में एक्सेप्टेबिलिटी कमी होगी, हम में ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी, हम में चाहत ज़्यादा होगा, हमारा है तो नहीं तो भाई किसी का नहीं, ऐसा फीलिंग होने पे तो इट डज नॉट एंड इन अ स्वीट और अ एमिकेबल सोल्यूशन। उस पर क्या होता है, सफरिंग एक को होता है, एक वर्ग को, वो जनता। करेंटली भी देखिए, मैं जैसे समझता हूँ कि जितने भी सरकारी अधिकारियां हैं उन लोगों को थोड़ा सा डिमोरलाइज रहते हैं ऐसे सिचुएशन में, व्हेन द टू टॉप लीडरशिप के बीच में कहीं पे तनाव रहता है किसी तरीके का, तो वन डज नॉट नो ये करूं कि ना करूं, एक दुविधा में लोग रहते हैं। सरकारी तंत्र की मैं बात करता हूं, आमला तंत्र की मैं बात करता हूं, तो इससे किसको नुकसान पहुंचता है? जनता को। करूं, अगर मैं ग्रे एरियाज की बात करूं, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जैसा कि कहा रंजन साहब ने, वो भी अहम है कि अभी पूरा ये अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि एक आगे फिर रेफर हो रहा है। आखिर संवैधानिक तौर पर क्या ऐसी चीज छूट गई है, रह गई थी वहां पर, जिसको बंटवारे के तौर पर नहीं साफ किया गया, जिसके चलते अधिकार और वो विवाद का रूप लेते जा रहे हैं? जैसा मेरे पहले वाले स्पीकर ने कहा, जो इस पूरे झगड़े की जड़ है वो जड़ 1991 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जो संविधान का, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो संविधान का जो प्रावधान है वो एक तरफ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पावर लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देता है, और दूसरी तरफ साथ में बिना किसी क्लैरिटी के पावर प्रेसिडेंट को देता है। जहां तक इन दोनों पहलुओं को हार्मोनियसली इंटरप्रेट करने की बात आती है, इस मामले में जो 5 बेंच की जजमेंट थी उसने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी। इफ दीज 2 प्रिंसिपल्स, यदि ये 2 चीजें दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, यदि दोनों सरकारें ये 2 चीजें अपने दिमाग में लेके चलेंगी, तो जो दिल्ली की गवर्नेंस है, जो दिल्ली के लोग हैं और जो एक गुड गवर्नेंस वो चाहते हैं, उन चीज़ों में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये परेशानियां, जैसा कि दूसरे स्पीकर्स ने कहा, परेशानियां इसलिए आई क्योंकि एक हद तक जो इश्यूज थे वो पॉलिटिकली इजाद किए गए। जो टसल था वो पॉलिटिकली इजाद किया गया कि यदि इशू नहीं भी है, जैसे एंटी करप्शन का इशू आता है या लैंड का इशू आता है, कभी भी राजधानी, दिल्ली की राजधानी, मैं भी दिल्ली का लोकल निवासी हूं, लेकिन राजधानी पे जो हक होता है वो सिर्फ लोकल निवासी का नहीं होता है। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। जहां तक लोकल गवर्नमेंट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है, मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों ने जरूर दिल्ली की जो लोकल सरकार है उसको इलेक्ट किया है, बट इस देश के सभी लोगों ने केंद्र की सरकार कोई किसी एक राज्य की सरकार नहीं है, वो भी लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक माध्यम से आई हुई सरकार है। तो उनके पास भी एक पॉपुलर मैंडेट है, और यदि दिल्ली पूरे देश को बिलोंग करती है, यदि पूरे देश का हक है दिल्ली पे,
तो जो केंद्र की सरकार है उसका भी हक है दिल्ली को गवर्न करने में, या दिल्ली में ऑफिसर्स कहाँ अपॉइंट होने चाहिए, या दिल्ली के ऑफिसर्स का एंटी करप्शन का इशू क्या है, उसमें डील करना। चल मैं एक आखिरी सवाल के साथ कार्यक्रम को खत्म करना चाहूँगा। दोनों मेहमानों से चाहूँगा रिएक्शन इस पर एक, क्योंकि जो लंबे अरसे तक बहस, क्या भारत जैसे देश में और राजधानी को एक अलग राज्य का दर्जा देना, उसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है सर? मैं तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है वर्ल्ड ओवर, मैं उसका एक नमूना आपके सामने और आपके माध्यम से बाकी देश के जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सामने रखना चाहूँगा। गणतंत्र है हमारा, डिसाइड करने का हक भी हम सबको है मिलके। मैं यही रखना चाहूँगा कि देखिए, आप अमेरिका देख लीजिए, वाशिंगटन डीसी, फ्रांस में पेरिस, आप रशिया देख लीजिए मॉस्को, या आप जर्मनी देख लीजिए बर्लिन, ये सब अंडर द फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सो ये एक चीज़ हम लोगों को सोचना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा सब जगह होता है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। अगर प्रॉपर माइंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड द्वारा हम लोग कुछ ऐसा निकाल सकते तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे चीज़ें मेरे को लगता चलती रहेगी। रामगोपाल जी, आपकी राय? देखिए, जो सरकारें, जो पार्टियां सत्ता में होती हैं और जो विपक्ष में होती हैं, जब वो विपक्ष में होती हैं तब सभी पार्टियां कहती हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, और जब पावर में होती हैं तब उनको असलियत मालूम होती है कि क्या होता है। तब उनको लगता है, मेरा सिंपल एक चीज़ है, कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, और कानून बनाने का ही नहीं, कानून में कुछ भी चेंज करने का, किसी भी कानून में अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट या ग्रे एरिया है तो उसको कोडिफाई कर दीजिए, बहुत साफ साफ लिख दीजिए। तो ये जो देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आज की नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक कांग्रेस में एक जमाने में लड़ती रही है, खुद बीजेपी के उसमें रहा है ये। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक दिल्ली इस देश की राजधानी है, जब तक दिल्ली में तमाम दुनिया की एम्बेसीज हैं, जब तक दिल्ली में यह है, तब तक आप ये मान के चलिए, ये कोई भी पार्टी सत्ता में आए, असंभव है कि उसको उत्तर प्रदेश या हरियाणा जैसा अधिकार मिले। ये मैं एक पूछ रहा हूँ कि जब आप चुनाव लड़ने जाते थे उस समय ये कानून नियम था ना, आपको पता था ना कि इस जगह में, दिल्ली में इतनी चीजें, अधिकार उधर है, हमारा अधिकार इधर ही होगा। तो उस समय तो आप चुनाव लड़ रहे कि हमें सब कुछ मान्य है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पहली बार जब आप सत्ता में आ गए तब ये छटपटाहट होती है कि इसको बाकी राज्यों की तरह क्यों नहीं किया गया। तो मेरा कहना है कि ये अदालत में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये इस देश की संसद तय करे कि वो दिल्ली को क्या करना चाहती है। संविधान में संशोधन कीजिए, बता दीजिए किसके क्या अधिकार हैं, सब कोडिफाई कर दीजिए। Each and everything must be clear. ब्लैक एंड व्हाइट उसको क्लियर कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था 16वीं लोकसभा के बड़े फैसले। नेहा लिखती है कि वास्तव में 16वीं लोकसभा का सफर शानदार रहा है, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में काफ़ी अहम कदम उठाए गए, जो सराहनीय है। और उसके बावजूद रोजगार और कृषि क्षेत्र में कहीं न कहीं कमी जरूर देखी गई। लोकेश लिखते हैं कि 16वीं लोकसभा के कामों का मूल्यांकन तटस्थ भाव से करें तो हम पाते हैं कि ये आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसने न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए, बल्कि देश की आर्थिक दिशा और दशा सुधारने के प्रति भी समर्पित थे। तो आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव, आलोचना या फिर कोई राय हमें आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।